अब इसमें एक रोल तो पापा का भी रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, करियर पब्लिक सर्वेंट रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत प्रेरणा ये दी। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि यूपीएससी देना है, ये उन्होंने कभी ये नहीं बोला था। लेकिन एंड ये लिख लीजिए कहीं पर भी जहाँ आपको दिखता रहे, ये एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट बिगर देन यू इन योर लाइफ। एंड जो भी लगता था कि हाँ ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छा रैंक आएगा, मेडिटेशन और योगा में टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो यूपीएससी जर्नी में एक ऐसा कंपस है जो 3 चीज़ों का बनता है। सबसे पहले तो एक ये स्टेज था, दूसरा स्टेज था जब आप पीवाईक्यू को एज अ 2 आवर रियल एग्जाम कंडीशन पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा होता नहीं है। जब आप पूरा 2011 का पेपर लेके बैठे हो एक एग्जाम कंडीशन में, आपको ये समझ आएगा कि आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। फैल गई थी कि ये हिस्ट्री का सवाल इस बुक से आया है, तो बच्चे उस बुक से परेशान होने लगे कि हमें ये बुक भी पढ़नी शुरू। यूपीएससी को भी एग्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो भी दे रहे हैं एग्जाम, तो उनको सबसे यूपीएससी में लोग बोलते हैं कि कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, तो वो बोलते हैं कि करनी होती है, कोई ये नहीं बताता करनी कैसे है। तो हम भी काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते थे। यूपीएससी का गेम वॉज मोर ऑफ अ मेंटल गेम दैन नॉलेज या फैक्ट्स। मुझे खुद से लड़ना था टू रियली टेल माई सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ। कोई डाउट ही नहीं रखना है कि हमारा नहीं होगा। यू वॉक इन टू दैट हॉल विद दैट कॉन्फिडेंस, सो दैट जब वो पेपर खुलेगा एंड यू रियलाइज कि फॉर्मेट बदल गया है, यू कैन टेल योर सेल्फ दैट इट्स ओके। यूपीएससी, what you spoke about stress, tell yourself कि UPSC is a friend and it wants to select you। तो प्रीलिम्स में भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इजी हैं, but they are also giving difficult to ensure कि उस स्ट्रेस में are you able to identify the easy ones and solve it। बड़ी टॉक्स हो गई कि हाँ stay calm, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। मुझे 1.5 साल लग गया था to really tell myself and work on the mental health aspect। मतलब दिन के स्टार्ट में my day would not start with the phone, make sure। तो टॉपर्स, कौन टॉपर था, कहाँ से था, उनकी क्या स्टोरी थी and everything। एज अ टॉपर आई एम टेलिंग यू, सबकी लाइफ आपके जैसी थी। हम 2 हफ्ते पहले हम खुद परेशान थे कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता होता क्या आने वाला है। क्विक समरीज, टॉप 100 क्वेश्चंस, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, नॉट नीडेड। फोकस ऑन योर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट्स व्यू पर। और आज है हमारे साथ मैम चंद्रप्रभा शर्मा, जिन्होंने रैंक 289 सिक्योर किया है और यूपीएससी में इस साल 2023 में सफलता प्राप्त की है। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपने कौन सी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ओके। और आप किस एरिया से बिलोंग करती हैं। ओके। मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड किस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। 30 साल मुंबई महाराष्ट्र में बिताए हैं, बट आई लाइक टू बिलीव कि मैं आई बिलोंग एवरीवेयर। मेरी जर्नी रही है, मतलब जन्मभूमि अगर मुंबई है तो कर्मभूमि अयोध्या बन गई थी। अयोध्या में मैंने एनजीओ स्टार्ट किया अपना को फाउंडर अभिषेक सिंह के साथ, और बेसिकली मुंबई से हूँ बट काम अयोध्या में है। और आपका कॉलेज कौन सा रहा था। हाँ, कॉलेज मेरा बैचलर्स का, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में, स्कूल क्वीन मैरी स्कूल मुंबई कॉलेज हो गया। एंड मैंने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी भी की है, वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में है, उसका मकॉर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, वहाँ से मैंने किया था। यूपीएससी का इंस्पिरेशन या फिर आपने कब ऐसे तय किया कि हमें अब से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके। जब कॉलेज में थे ना, तो 2011-12 में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि कॉलेज का पर्यावरण सेल स्टार्ट करें, ग्रीन सेल। तो वो जब स्टार्ट किया तो पर्यावरण एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हो गया। फिर एक मौका मिला, जो मेरे को फाउंडर तब भी थे, वो अयोध्या के हैं, तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए जब हम काम कर रहे थे, तो सरयू नदी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की लार्जेस्ट वॉल्यूम की ट्रिब्यूटरी है और वो बहती है अयोध्या के बैंक से। तो फील्ड वर्क किया अयोध्या में कि कैसे सरयू नदी का संरक्षण हो सकता है। 2013 में एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रपोजल सबमिट किया था, तो पता चला कि पब्लिक पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर इंजीनियर होते हुए मैंने डिसाइड किया पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है। जब पढ़ना शुरू किया तो फिर लगा कि नेचुरल ट्रांजिशन यही होगा कि पब्लिक सर्वेंट बनने की परीक्षा दें।
अब इसमें एक रोल तो पापा का भी रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, करियर पब्लिक सर्वेंट रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत प्रेरणा ये दी। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि यूपीएससी देना है, ये उन्होंने कभी ये नहीं बोला था। लेकिन डॉक्टर हैं वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवेज़ के थे। जब भी जाते थे तो दरवाज़ा खोलते हुए बस ये बोलते थे कि थैंक यू गॉड कि मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। एंड नो मैटर जितना भी मुश्किल हो दिन, मुझे पता था कितना स्ट्रेस होता है उनको एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्टर के रोल में, वो घर आते थे और बोलते थे थैंक यू गॉड सेवा करने का मौका मिला। दैट वाज हाउ ही वुड स्टार्ट एंड एंड हिज डे। तो लगा कि पब्लिक सर्विस में जो भी हो, जैसा भी हो, दिल को संतुष्टि रहती है, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा और दिन के अंत में ये रहेगा कि हाँ कुछ तो हमने किया है इम्पैक्टफुल। फील लाइक ब्लेस्ड। वेरी सो यस, दैट वाज माय इंस्पिरेशन मोस्टली। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है और मुझे पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उन्हें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए? मानसी, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, योर मेंटल पीस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। एब्सोल्युटली। एंड इससे पहले मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो भी बोलूँगी विल बी फ्रॉम व्हाट आई हैव फेस्ड एंड व्हाट आई हैव सीन। तो बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। ऑफ कोर्स सबसे पहला, अगर आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, फ्रॉम एंग्जाइटी टू पैनिक अटैक्स टू डिप्रेशन। एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस जब होता है उसके क्राइटेरिया होते हैं कि आपको कितने समय के लिए, कितने दिन में, कितना फ्रीक्वेंसी पे आपको बुरा लग रहा है, सैड फील हो रहा है, तो उसको डिप्रेशन की टेक्निकल डेफिनेशन में डाला जाता है। तो वो डायग्नोसिस हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बट सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसकी जानकारी बढ़ाइए एंड बात कीजिए प्रोफेशनल से, गेट हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प बेसिकली। एट द फ्लिप साइड, वी ऑल्सो डोंट वांट टू ओवर मेडिकलाइज अ प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ है जो जनरल स्ट्रेस है जो रहता है एग्जाम में, तो वो एक डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी होगा कि किस लेवल तक एक जनरल स्ट्रेस है और किस लेवल पर क्लिनिकल इश्यूज शुरू हो गए हैं। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, तो वील स्पीक मोर ऑन द जनरल स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। उसमें सबसे पहला, आई रियली वांट स्टूडेंट्स टू नो दैट, एंड ये लिख लीजिए कहीं पर भी जहाँ आपको दिखता रहे, ये एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट बिगर देन यू इन योर लाइफ एंड जो भी आपकी पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम्स हैं। इट्स जस्ट वन मेथड, सिर्फ एक मतलब ये कई ज़रिया में से एक ज़रिया है जो आप देश की सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत मौके आते हैं। तो हमारी लाइफ से बढ़कर इस एग्जामिनेशन को नहीं बनाएंगे। दूसरा, सिंपल थिंग्स लाइक योगा, मेडिटेशन एक्चुअली वर्क। एंड मैं इसको डिसमिस करती थी शुरुआत में। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छा रैंक आएगा, मेडिटेशन और योगा में टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो ये भी थॉट रहता है। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना मेडिटेशन और योगा कर रही हूँ, मेरी जो लर्निंग है वो भी अच्छी कंसोलिडेट हो रही है और परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। 2x, 5x, 10x हो रहा है परफॉर्मेंस। तो योगा, मेडिटेशन आर वेरी सिंपल एंड क्या कहते हैं, ज़ीरो कॉस्ट, लो हैंगिंग फ्रूट्स जिससे आप कर सकते हो। आपने मेडिकेशन की बात की, मेडिकेशन अगेन प्लीज़ कंसल्ट एक डॉक्टर का हेल्प लीजिए टू अंडरस्टैंड मेडिकेशन। सो ये है मेनली। और प्रायोरिटाइज इट। मेंटल हेल्थ अब इज़ नॉट जस्ट अ साइड नोट कि हाँ देखेंगे, उसको प्रायोरिटी पे कीजिए ताकि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा बढ़े और जिस जनरल लाइफ का क्वालिटी अच्छा रहे इन प्रेपरेशन। So health is very important while preparing for the UPSC exam, and you can't ignore your health. Yes. Right. Yes. Coaching
के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जब भी बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है माइंड में, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस रिलेट भी कर पाएगी कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर जीएस की कोचिंग ले या ऑप्शनल की ले, क्योंकि कोचिंग भी इतनी सारी होती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल सारे होते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। काफ़ी टॉपर्स हो सकता है कुछ ऐसा बोले कि हमने घर से तैयारी की थी, पर इसमें हमारी एज अ टॉपर कम्युनिटी, रैंकर कम्युनिटी, हमारी जिम्मेदारी ये भी है, टॉपर्स विल ऑल्सो क्लैरिफाई दिस, आई एम नॉट दी ओनली वन, दे विल से दैट यस, अगर हमने खुद से तैयारी भी की, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। रिसोर्सेज फ्री एंड ओपन सोर्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका तैयारी और सक्सेस नहीं आएगा। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर समबडी जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यस यू कैन गो फॉर कोचिंग। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा। मैं ये बोलूँगी कि इस डिसीजन के लिए भी एक प्रक्रिया रहेगी टू एक्चुअली डिसाइड, तो एक फैक्टर्स रहेंगे, व्हाट डू यू रियली लुक फॉर। इन माई केस जिन मेंटोर से मैंने हेल्प ली थी, मैंने उनसे बात की, उनके साथ थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए भी इंटरैक्टेड एंड आई अंडरस्टूड कि हाँ, उनका जो वर्क एथिक है और मेरा वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन है वो अलाइन कर रहा है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स अलाइन कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेयर मुझे लगा कि हम साथ में एज अ टीम एक्चुअली काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये था। तो मैं बोलूँ अगेन, जो समराइजिंग द होल थिंग, ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका नहीं रैंक निकलेगा। गाइडेंस अगर चाहिए तो देर आर गुड गाइडेंस इज अवेलेबल। जस्ट स्पेंड सम टाइम फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज, दैट इज़ द मेन थिंग। जब स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा पजल्स चल रही होती है कि मतलब उन्हें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए या फिर कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए यूपीएससी को प्रिपेयर करने के लिए। ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन। किसी भी जर्नी का एक नॉर्थ स्टार होता है ना, आप कंपस होता है, तो यूपीएससी जर्नी में एक ऐसा कंपस है जो 3 चीज़ों का बनता है। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी खुद क्या आपको बता रहा है कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, वो यूपीएससी ने क्लैरिफाई कर दिया है सिलेबस के थ्रू। तो सिलेबस को आप रखिए एज दैट कंपस। सेकंड, यूपीएससी और आपको बता रहा है थ्रू पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो वो भी एक बहुत ज़रूरी कंपस हो गया है। मैंने इनफैक्ट कई अटेम्प्ट्स में पीवाईक्यूज को लाइटली लिया था, एंड शुरुआत में कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे पूछ लिया है तो वापस क्यों पूछेंगे, ये भी होता है। बट द थिंग इज, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा टूल भी यूज़ किया था इनफैक्ट, एंड उस टूल में डिजिटल सोल्यूशन बनाया एक मेरे मेंटोर ने, बहुत अच्छे से एनालाइज करके, जिसमें आप टॉपिक वाइज ढूंढ सकते हैं कि किस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी ने। तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है और पैटर्न दिखता है कि अगर जैसे स्पीशीज़ की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ की बात हो रही है या मैपिंग की बात हो रही है, तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, पल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सल्फर नाइट्रोजन पूछा है तो पता है कि बाकी ग्रीन हाउस गैसेज, बाकी पल्यूटेंट्स भी ज़रूरी हैं, तो एक पैटर्न समझ आता है। तो पीवाईक्यूज इज इंपॉर्टेंट, उसको छोड़िएगा मत। एंड कैसे एनालाइज करना है, अभी क्या होता है, सब बोलते हैं पीवाईक्यू एनालाइज करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना है, कैसे करना है वो नहीं पता चलता। मुझे जो हेल्प किया था, और ये भी मेरे मेंटर्स ने बताया था, इसमें आप क्या करेंगे, आप 2 स्टेजेस में करेंगे। सबसे पहले आपका पहला स्टेज होगा टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो जैसे मैं बायोडाइवर्सिटी अगर पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने के पहले मैं पीवाईक्यूज देखती थी, ट्रेंड समझ जाती थी और फिर उसको पढ़ती थी टॉपिक को, एंड देन आई वुड कम बैक एंड सॉल्व द पीवाईक्यूज अगेन। तो एक ये स्टेज था। दूसरा स्टेज था जब आप पीवाईक्यू को एज अ 2 आवर रियल एग्जाम कंडीशन पेपर सॉल्व करेंगे। 9:30 to 11:30 GS1 एंड 2:30 to 4:30 आपका CSAT। उन एग्जाम कंडीशंस में आप पूरा पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करेंगे। अब शुरुआत में मुझे लगता था कि मैंने टॉपिक वाइज कर लिया है तो नया क्या होगा, मतलब मेरे को तो मुझे आंसर्स पता होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप पूरा 2011 का पेपर लेके बैठे हो एक एग्जाम कंडीशन में, आपको ये समझ आएगा कि आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो वो जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसका फॉर्मूला यही है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो फुल मार्क्स यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज के, तो आपका वो स्वीट स्पॉट रेंज क्या बना है। मेरा 75 से 82 के बीच में था और मुझे पता था कि इतना करूंगी तो आई विल क्लियर द कट ऑफ। तो दैट इज वाई पीवाईक्यूज इज इंपॉर्टेंट। सो हमने सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिया। थर्ड इज स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स दैट आर बेसिक फाउंडेशनल बुक्स, नथिंग एग्जॉटिक। किसी भी अब
एक किसी साल में उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था शायद हिस्ट्री से, और कुछ बहुत बात फैल गई थी कि ये हिस्ट्री का सवाल इस बुक से आया है, तो बच्चे उस बुक से परेशान होने लगे कि हमें ये बुक भी अब पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप आ जाओ फाउंडेशंस में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को भी एग्ज़ाम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनको सबसे एक्सेसिबल है एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड फाउंडेशन बुक्स, राइट, सिंपल वंस। तो एनसीईआरटीज़ आप पढ़िए, मैंने इग्नोर की थी काफ़ी टाइम और वो गलती थी मेरे लिए। छठे अटैम्प्ट तक मुझे समझ आया एनसीईआरटीज़ आर वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक्स एंड फाउंडेशनल बुक्स। सो डोंट, वही है कि यूपीएससी में लोग बोलते हैं कि कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, तो वही एक्जॉटिक्स रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागेंगे, बेसिक बुक्स। सो दीज आर द मेन सोर्सेज, यही है। So you started your journey from reading the NCERTs. My journey initially actually I ignored all this and that is what I learned. So 2023 जिसमें अटेम्प्ट निकला है उसमें मैंने NCERTs पे बहुत फोकस किया, करेक्ट। ओके मैम, तो आपका ऑप्शनल क्या रहा था? मेरा ऑप्शनल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और आपने ऑप्शनल के लिए कैसे प्रिपरेशन की, मतलब क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजीज रही? बिकॉज ऑप्शनल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपका मेंस क्लियर हो जाए। सो ऑप्शनल, बिफोर आई इवन गिव माई स्ट्रैटेजी, मुझे एक अकाउंटेबिलिटी नोट यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मेरे मार्क्स 2023 में 254 आए हैं, विच आर नॉट दैट गुड। तो मैं खुद खुश नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर और आई एन्जॉय द सब्जेक्ट। तो उसके थिंकर्स भी बहुत सुंदर हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। और मैंने अपने काम में, जैसे एनजीओ चला रही थी, तो मैंने अपने काम में वो थ्योरी को अप्लाई करते हुए एक्सपीरियंस लिया। तो वो था, तो उसमें बहुत हेल्प हुई क्योंकि मेरे लिए वो किताब में सिमट के नहीं रह गया था सब्जेक्ट ना, मुझे रियल लाइफ में दिख रहा था कि अच्छा ऐसे अप्लाई होता है, तो आंसर्स और अच्छे आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। अब पहले तो ये था। अब स्ट्रैटेजी के मामले में अगेन PYQs देखे, फाउंडेशनल बुक्स रीड की, कुछ भी बहुत मुश्किल बुक्स नहीं पढ़ी मैंने। इग्नू के रिसोर्सेज, फ्री एंड ओपन सोर्स इग्नू के रिसोर्सेज हैं। आपकी थिंकर्स की स्टैंडर्ड बुक है ही, सप्रू है, प्रसादन प्रसाद, वो करेंगे अच्छे से। तो ये वाली स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड PYQs है। और न्यूज़ को अगेन फिर से न्यूज़ को इंटरलिंक करना पड़ता है। GS जनरल स्टडीज़ के लिए भी आप करेंगे तो वही डेटा जो आप जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसको जब पढ़ रहे हैं तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे पब एड में डाल सकते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऑप्शनल में स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप पढ़ लेंगे, आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, आपको इंटरलिंकिंग करनी है between paper 1 and paper 2 and you have to interlink your static theory with your current affairs. अब इंटरलिंकिंग एवरीवन टेल्स यू कैसे बोलते हैं कि करनी होती है, कोई ये नहीं बताता करनी कैसे है। तो हम भी काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते थे शुरुआत में कि हम इंटरलिंक नहीं कर पा रहे। अब क्या होता है, आप इंटरलिंक किसी भी सब्जेक्ट को तभी कर पाएंगे जब आपको बिग पिक्चर उसका दिख गया है, उसका आपको मैक्रो पिक्चर दिख गया है, तो ही आपको पता चलेगा कि ये नोड यहाँ इंटरलिंक हो रहा है। हम प्रेशर ले लेते हैं कैंडिडेट्स की शुरुआत में इंटरलिंक नहीं हो रहा, ये प्रेशर हो जाता है। सो कैंडिडेट्स को मैं ये अश्योर करना चाहूँगी कि वो आएगा। शुरुआत में आप लिख लो कि हाँ हम इंटरलिंक करेंगे, पढ़ लो एक यूनिट से दूसरा यूनिट से तीसरा यूनिट, गो इन दैट ऑर्डर, बिल्ड योर नॉलेज एंड योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन एंड जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ। तो यूनिट बाय यूनिट, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक जब करोगे, एक बार याद खुद को कराओगे कि इंटरलिंक करना है, तो वो धीरे धीरे होगा। फाइनली जब एक रीडिंग हो जाएगी, दूसरा रिवीजन होगा, तीसरा रिवीजन होगा, आपको फिर वो पूरा ना फॉरेस्ट दिखने लगेगा आइडियाज़ का और वो इंटरलिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो डोंट टेक द प्रेशर ऑफ इंटरलिंकिंग राइट एट द स्टार्ट बिकॉज यू विल गिव अप। ये एक मुझे मैसेज देना है स्टूडेंट कम्युनिटी को। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो मतलब आपने इस सब चीज़ के लिए कैसे अपना टाइम को मैनेज किया कि आप प्रीलिम्स को भी टाइम दे रहे हैं, मेंस को भी दे रहे हैं, ऑप्शन को भी दे रहे हैं? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दो चीज़ें हैं। पहली बात, मैं आई थिंक 2018 से 19 जो मेरा जर्नी था, तब मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट कर दिया था, तो तब मुश्किल होता था। तो आई विल से टाइम मैनेजमेंट इतना मेरा अच्छा नहीं था और इसीलिए क्लियर भी नहीं हो रहा था एग्ज़ाम। 2020 एंड 21 मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया क्योंकि मैं मेरा एनजीओ नोडल एनजीओ बना गया था अयोध्या का अंडर नीति आयोग फॉर कोविड-19 रिलीफ। तो बिकॉज कोविड-19 में इतना कर रहे थे काम, तो आई डिसाइडेड अटैम्प्ट नहीं देंगे ताकि उस पर फोकस कर सकें उस काम पे। वापस जब आई तो थैंकफुली मेरी टीम ने मुझे अलाउ किया, एंड माई को फाउंडर ऑल्सो सेड दैट
फोकस ऑन दिस गोल एंड वी विल टेक केयर ऑफ द कॉज जिस पे हम काम कर रहे हैं. तो 22 एंड 23 में फुल फोकस के साथ आई स्टार्टेड. नाउ आई टॉक अबाउट जो आपका क्वेश्चन था कि मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू के स्टेजेस क्या होते हैं, कब क्या करना होता है, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द डेली प्लान इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. व्हेन यू स्टार्ट अराउंड लेट्स से आप ओके सो 22 की बात करते हैं. 22 का जून मई में हुआ था शायद, 28 या मैं भूल रही हूँ डेट्स. मई जून में प्रीलिम्स हुआ था. मुझे लग रहा था मैं रिस्की जोन में हूँ. आई वॉजंट टू कॉन्फिडेंट ऑन क्लियरिंग इट. बट वॉट आई डिड इज़ मैंने घर आके ना मार्क्स टैली नहीं किए, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं टैली कर दूंगी और क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं मेंस, मेरे छठे अटैम्प्ट के लिए मैं मेंस पे फोकस नहीं करूँगी. मैंने खुद को ये बोला कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है 2022 वाला, एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी दैट आई एम नॉट गोइंग टू टैली माई स्कोर्स. कोई मेरा स्कोर मत टैली करना. मैंने फिर मेंस ये मान के कि मेरा मेंस हो रहा है, वो जो टाइम था जून एंड सितंबर मेंस के बीच में, मैंने ऐसे तैयारी की है कि मैं वो मेंस लिख रही हूँ. हुआ नहीं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट वो एक मेंस का रिदम आ गया था. फिर वही टाइम होता है जब आप अगले साल के अटेम्प्ट के लिए आप मेंस का तैयारी कर रहे होते हो, तो मुझे हेड स्टार्ट मिल गया. तो फिर मैंने ऑप्शनल को टाइम दिया, एथिक्स को टाइम बहुत दिया. मेरा इनफैक्ट दीज आर 2 सब्जेक्ट्स आई एंजॉय, एथिक्स एंड एसे एंड ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट्स. तो इनको टाइम दिया. बाय डिसम्बर और जैन मिड वीक आई फेल्ट मेंस रेडी. That's the first thing I want to tell the student community, that try to be mains ready before your prelims. Mid Jan से आप prelims exclusive शुरू हो जाओगे. prelims मुश्किल हो रहा है. So mid Jan तक prelims exclusive शुरू होगा and then you will start preparing. CSAT को भी बहुत focus देना है. फिर आपका prelims clear होगा and फिर आप mains में एकदम dedicatedly लग जाओगे. बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से 90 days मिलेंगे. अब इस बार शायद और कम दिन मिले. Not to scare anybody, अच्छा होगा. But you cannot get distracted at that time. Social media or nothing. Focus on mains. Then interview, worry about it after mains. But what you can do is, हमने ये किया था, हमारे 5 टॉपर्स का ग्रुप है. हमने मेंस देने के बाद 1-2 हफ्ते हम ट्रैवल मतलब अपनी फैमिली से किया. एंड देन वी गॉट टुगेदर और हमने ये डिसाइड किया कि हम इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर रहे हैं मेंस के रिजल्ट आने से पहले. तो हम डिस्कशंस करते थे रोज़ 10 बजे मिलके, हम एक दूसरे को मॉक इंटरव्यूज़ करते थे. तो हमने वो स्टार्ट कर दिया था. तो मेनली ये टाइमलाइन रहता है. बट इसका जो समरी एंड मेन लेसन है कि इंश्योर दैट यू आर मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड यस यही था. थैंक यू. जैसे कि मैम ने अभी बोला कि प्रीलिम्स मुश्किल होता जा रहा है और इस साल का प्रीलिम्स था भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल. तो आपने उस टाइम पे एग्ज़ाम देते टाइम पे कैसे अपने आप को इस स्ट्रेस को मैनेज करना स्टार्ट किया? बिकॉज इट वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि एकदम से कुछ भी पेपर में आ गया है. क्वेश्चन का बिल्कुल ही पैटर्न ही चेंज हो गया था. तो मेरी जो 6 अटेम्प्ट्स की जर्नी रही है, एंड अ लॉट ऑफ माई मेंटर्स हैव टोल्ड मी दिस, वाज दैट फॉर मी यूपीएससी का गेम वॉज मोर ऑफ अ मेंटल गेम दैन नॉलेज या फैक्ट्स, और वो सब हो रहा था. मुझे खुद से लड़ना था टू रियली टेल माई सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ. तो एंड वो आपके लिए इट इज़ अ बैटल एंड अ वॉर अगेंस्ट योर सेल्फ. तो जब आप उस हॉल में बैठेंगे, आई रिमेंबर अनदर वेरी गुड मेंटोर इन द यूपीएससी कम्युनिटी, Satyam Jain is also there, Dr. Shivan is also there, they're working on mental health. Yes. They said that when you walk into that hall, tell yourself that you deserve to be here and God and the universe itself sent you here with a purpose. कोई डाउट ही नहीं रखना है कि हमारा नहीं होगा. यू वॉक इन टू दैट हॉल विद दैट कॉन्फिडेंस, सो दैट जब वो पेपर खुलेगा एंड यू रियलाइज़ कि फॉर्मेट बदल गया है, यू कैन टेल योर सेल्फ दैट इट्स ओके. सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल बड़ी है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो जो इनिशियल शॉक का वेव है वो आप अब्जॉर्ब कर दो, ताकि आपका ब्रेन फिर 2 चीज़ें हो सकती है ना. एक तो ये होगा कि शॉक इतना हो गया कि फाइट एंड फ्लाइट मोड शुरू हो गया और आप भागने लग गए हो, एंड योर ब्रेन इज़ नॉट इवन फोकसिंग ऑन द स्टेटमेंट्स दैट आर ईजी. अब एक चीज़ ये हो गई थी कि फॉर्मेट मुश्किल हो गया था, लेकिन जो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे वो यूपीएससी ने ईजी दे दिए थे. एंड आई एक्चुअली टेल माई कम्युनिटी दिस ऑन माई ओन टेलीग्राम चैनल इज़ वेल कि UPSC, what you spoke about stress, tell yourself कि UPSC is a friend and it wants to select you. तो प्रीलिम्स में भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इजी हैं, बट दे आर ऑल्सो गिविंग डिफिकल्ट टू इंश्योर कि उस स्ट्रेस में आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द इजी वंस एंड सॉल्व इट. तो यू हैव टू रिमेन वेरी काम.
एंड टेल योर सेल्फ कि जो ईजी क्वेश्चन है वो ढूंढ के करेंगे हम सॉल्व, उनमें गलत नहीं होंगे। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए उस पैनिक में। अब एक्चुअली कैसे करना है, क्योंकि बहुत बड़ी टॉक्स हो गई कि हाँ स्टे काम, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। मुझे 1.5 साल लग गया था टू रियली टेल माई सेल्फ एंड वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट। वॉट वर्कड फॉर मी वॉज मेडिटेशन। मैंने काफ़ी रिगरसली मेडिटेशन पे ध्यान दिया था। स्टार्ट करके मतलब दिन के स्टार्ट में माई डे वुड नॉट स्टार्ट विद द फोन। मेक श्योर एंड फॉर कैंडिडेट्स ऑल्सो डोंट स्टार्ट योर डे विद द फोन। बहुत ओवरवेलम हो जाता है, आपको दूसरे बच्चों के मॉक के मार्क्स दिखेंगे, आपको कंपटीशन दिखेगा। डोंट डू दैट। एक बार वेक अप एंड जस्ट बी विद योर सेल्फ एंड मेडिटेट। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। Yoga also helped me. Just sitting with family and positive influence. So every time I would feel sad, I would go to my parents and I would just talk, and they would really help me. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे positive influences हैं, stay with them. Cutting out social media might help you अगर आप अफेक्ट होते हो सोशल मीडिया से, स्पेशली अगर आप कुछ पोस्ट करो और आपको टेंशन होता है कि कितने कमेंट्स और लाइक्स और फॉलोअर्स आए, जस्ट कट आउट सोशल मीडिया। मैंने 2 साल 3 साल में इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं किया, एंड इवन नाउ व्हेन आई पोस्ट likes and comments is not a priority for me. तो that would be a good approach as well. And थोड़ा सा एग्ज़ाम के बहुत पास भी स्टेटस को मेंटेन करना है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ना आपका लोकेशन चेंज होना चाहिए। I mean as long as it's in your control. Things that are not in your control, of course, then we'll figure that out. But relationships, locations, maintain equilibrium there, and बहुत खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से, बेसिकली ये अब जैसे कि प्रीलिम्स आ रहा है जून में, तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो इस समय में अच्छे से प्रिपेयर कर सके और यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर सके? आज 22 हो गई ना, 22 अप्रैल। यस। तो कल परसों ही मैंने एक पोस्ट अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में भी किया था इस चीज़ का कि अभी ना सबसे पहली बात 23 प्रीलिम्स के मार्क्स और फाइनल रिजल्ट्स का बज़ बहुत हाई हो गया है। तो टॉपर्स, कौन टॉपर था, कहाँ से था, उनकी क्या स्टोरी थी एंड एवरीथिंग। एज अ टॉपर आई एम टेलिंग यू फोकस ऑन प्रीलिम्स। यू कैन फाइंड आउट अबाउट आवर स्टोरीज लेटर, इट्स ओके। डोंट एंड ग्लोरिफिकेशन में बिल्कुल मत जाना। सबकी लाइफ आपके जैसी थी। हम 2 हफ्ते पहले हम खुद परेशान थे कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता होता क्या आने वाला है। तो सबसे पहली बात ये, इस प्रेजेंट मोमेंट में जस्ट वेरी लेजर फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। देयर विल बी कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं, मतलब इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ है, इट्स वेरी हार्ड। तो दे विल हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मोड एंड फोकस ऑन प्रीलिम्स कि अभी प्रीलिम्स निकालना है। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन, रिविजन करेंगे, PYQs अच्छे से एनालाइज करेंगे, PYQs प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे। अगर कुछ बच रहा है, अगर एक कोर स्टैटिक ज़रूरी टॉपिक बच रहा है, उसको 1 हफ्ते में रैप अप कर दीजिए। रिविजन करना है, डॉक्टर शिवन का एक प्लान मैंने उनसे पूछा था, वो भी करा रहे हैं रिविजन। यू कैन जॉइन दैट फॉर एवरीबॉडी, दैट इज़ वन। एंड द अदर थिंग इज़ रिविजन CSAT पे थोड़ा फोकस, उसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। वी लर्न दैट फ्रॉम द 2023 अटेम्प्ट। And yes, no exotic news sources at all. Please have faith and confidence on the notes and on your own preparation. It will sail you through. If you run behind those, अभी especially अभी वो शुरू हो जाएगा, one-liner notes, quick summaries, top 100 questions, predicted questions, not needed. Focus on your स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, जी। मतलब इतने सारे PDFs देखने लग जाते हैं, 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, बिल्कुल, ये तो ज़रूर पूछे जाएंगे। यस। सो नो क्विक पिल्स, नो शॉर्टकट्स। इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, योर नोट्स आर गुड, हैव फेथ इन योर प्रेपरेशन, जस्ट बिल्ड ऑन दैट। तो बेसिकली यही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इतनी ऑनेस्ट आंसर्स देने के लिए और हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को इतना अच्छे से सब कुछ समझाने के लिए। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं जिनको हम अगले नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स मैम।